आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। दिस इज द मोस्ट फेमस काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। और रियली डीप लर्निंग जिस चीज़ ने मशहूर कर दी, इस आर्किटेक्चर का, इस फ्रेमवर्क का बहुत बहुत बड़ा हाथ था डीप लर्निंग को मशहूर करने में, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का। ये स्लाइड एक्चुअली एक एनिमेटेड स्लाइड है। यू कैन प्ले विद दिस। नीचे वो प्ले, पॉज, इस तरह के बटन्स हैं। फ्रेम्स को आगे पीछे करने के बटन्स हैं। सो आई सजेस्ट कि आप इस असल में जिस व्यूअर में मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको प्ले नहीं कर सकता। तो इफ़ यू हैव अ प्रॉपर पीडीएफ व्यूअर, उसके अंदर आप इसको प्ले कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि यू हैव दिस फंक्शन एफ जो कि रेड में शो हुआ है, एंड देन यू हैव अ फंक्शन जी जिसका आधा हिस्सा जी ग्रीन में शो हुआ है। होगा ये कि ये फंक्शन जी जहां पे अभी मौजूद है, इसकी वैल्यू 1 है जहां पे ये जिंदा है, बाकी जगहों पे ये 0 है। इसी तरह फंक्शन एफ जो है, इसकी वैल्यू 1 है जहां पे ये जिंदा है और बाकी जगहों पे ये 0 है। अगर इस करंट कंडीशन में हम इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट ले लें, व्हेन आई से दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट, आई मीन के दोनों फंक्शंस की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितनी भी जगह डोमेन थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो जहां पे जी 1 है वहां पे एफ 0 है, जहां पे एफ 1 है वहां पे जी 0 है। तो अभी अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो पूरा प्रोडक्ट हर जगह पे 0 आएगा और फिर उस प्रोडक्ट का सम कर दें। ठीक है, यानी फंक्शन एफ और फंक्शन जी को हर जगह पे मल्टीप्लाई कर दें और फिर वो सारे जो प्रोडक्ट्स आएंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली डोमेन पे, उनका सम कर दें, ये एक नंबर आ जाएगा। अभी फंक्शन जी का जो सेंटर है ये -2 पे पड़ा है, तो -2 पे जो आंसर है वो 0 आया है। इस तरह आप फंक्शन जी को स्लाइड करेंगे, फंक्शन जी को थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर से प्रोडक्ट करेंगे, फिर और हिलाएंगे और फिर से प्रोडक्ट और सम, फिर से हिलाएंगे, प्रोडक्ट एंड सम। ये जो प्रोडक्ट और सम है, इसको आप डॉट प्रोडक्ट कह लें कि सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट करते हैं फिर एक सम कर देते हैं, इसे डॉट प्रोडक्ट ही कहते हैं। तो ये एक स्लाइडिंग डॉट प्रोडक्ट है। इस स्लाइड से आप खेलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक स्लाइडिंग डॉट प्रोडक्ट है, और इस स्लाइडिंग डॉट प्रोडक्ट को कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। ये है कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन। ठीक है, आपने रेसिटेशन में 2D कॉन्वोल्यूशन काफी डिटेल से देख ली थी, जो अभी पिछले जुम्मे को रेसिटेशन हुई है। सो मैं कॉन्वोल्यूशन को ज्यादा कवर नहीं करूंगा, पर कॉन्वोल्यूशन भी आपके पास ये जो मास्क एम है, इस मास्क एम को आप स्लाइड कर रहे होते हैं इमेज के ऊपर, और हर जगह पे इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। यानी जहां जहां पे मास्क के अंदर 1 है, वो इमेज के नीचे जो नीचे इमेज में कंटेंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर सम हो जाएंगे। ठीक है, और ये मास्क एम जो है, जिसको कर्नल या फिल्टर कहते हैं, ये इसमें कोई भी वैल्यूज हो सकती थी। इनका 1 होना जरूरी नहीं है, इनका पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, ये कोई भी वैल्यूज हो सकती थी। ठीक है, और इस तरह आपके पास इमेज में जो रिजल्टिंग इमेज आती है I*M करके जो लिखा हुआ है, ये कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है। और आपने देख लिया होगा पिछली दफा के वैलिड साइज की कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं आप, सेम साइज की कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे वैलिड कॉन्वोल्यूशन नजर आ रही है। सेम साइज की कॉन्वोल्यूशन अगर करनी होती तो आपने इनपुट इमेज में 0 पैडिंग कर दी होती, और 0 पैडिंग क्योंकि ये 3x3 का मास्क है तो एक विड्थ की 0 पैडिंग हुई होती। अगर ये 5x5 का मास्क होता तो 0 पैड, 2 जीरोस पैड कर दिए जाते हर साइड पे, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। ठीक है, तो आई होप कि आपने रेसिटेशन में ये चीजें डिटेल में कवर कर ली थी।
ये बातें सब रजिस्ट्रेशन में हो गई थी। ओके, अब थोड़ा सा डिटोर लेते हैं। आई वॉन्ट यू गाइस टू रियलाइज कि जिस चीज को आप आज तक अपने कोर्स में न्यूरॉन कहते रहे हैं, नाउ स्टार्ट कंसिडरिंग एनी न्यूरॉन एज समथिंग दैट डिटेक्ट्स। हर न्यूरॉन एक डिटेक्टर होता है। जब भी न्यूरॉन ने फायर किया होता है, इसका मतलब है कि W ट्रांसपोज X जो वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू थी। क्योंकि आपने कौन से न्यूरॉन देखे हैं? आपने परसेप्ट्रॉन देखा। परसेप्ट्रॉन भी तब फायर करता था जब W ट्रांसपोज X की वैल्यू 0 से बड़ी थी। सिग्मॉइड भी फायर करता है और सॉफ्ट तरीके से, और सिग्मॉइड में भी उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी आती रहती है जैसे जैसे W ट्रांसपोज X यानी इसकी प्री एक्टिवेशन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है। tan H में भी यही है, वो तो सिग्मॉइड जैसा ही होता है, और रीलू में भी ऐसे ही था। W ट्रांसपोज X जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, रीलू का आंसर एक्चुअली उतना ही आता रहेगा। ठीक है, जितना ये बड़ा है उतना ही रीलू का आंसर है, एंड सो ऑन। सो जब भी आप कहते हैं कि मेरे न्यूरॉन ने फायर किया है, या जब भी आप कहते हैं मेरे न्यूरॉन की आउटपुट हाई आई है, उसका मतलब है इट इम्प्लाइज कि W ट्रांसपोज X एक बड़ी वैल्यू थी। और ये एक डॉट प्रोडक्ट है, W ट्रांसपोज X इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब हाई होता है, उसका मतलब है कि जो भी X आपने मुझे दिया है अभी, ये आपके W से सिमिलर था। ठीक है, और इसको ऐसे देख लें कि अगर आपके पास वेक्टर U है और वेक्टर V है, और इनके दरमियान कोई एंगल थीटा है, ठीक है, जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, U ट्रांसपोज V। अगर लीनियर अलजेब्रा से आप फेमिलियर हों तो इसकी किसी भी U ट्रांसपोज V डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, U का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय V का मैग्नीट्यूड यानी इनकी लेंथ, और मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। अब ये जो कोसाइन ऑफ थीटा है, कोसाइन ऑफ थीटा, कोई मुझे बता सकता है कोसाइन ऑफ 90 डिग्रीज क्या होता है? एनीवन? ये 0 होता है, विच मीन्स कि अगर आपके वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, साइज इनका जो मर्जी हो, मैं तो बराबर साइज बना दिया, जो मर्जी साइज हो इनका, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ये 0 आएगा, जो मर्जी इनका मैग्नीट्यूड हो, ये 10 मील लंबा हो, ये 100 मील लंबा हो, U और V, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ओके, कोसाइन ऑफ 0 क्या होता है? 1। So 1 कोसाइन ऑफ 0 1 होता है, और 0 ये वो थीटा है, 0 जो मैं लिखा हुआ है, यानी 0 का मतलब है कि लेट्स से ये वेक्टर U है, और लेट्स से ये वेक्टर V है। एंगल इनके बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो 0 है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इनकी लेंथ के बस बराबर आ जाएगा, इन लेंथ के प्रोडक्ट से, क्योंकि कोसाइन ऑफ 0 आगे आना था, वो 1 है। ठीक है, तो इनकी जो भी U की लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं V की लेंथ में, तो जो भी ये प्रोडक्ट आना था पूरे का पूरा आ जाएगा। और U जब cos 90 था तो इनकी लेंथ जितनी मर्जी थी, दोनों की प्रोडक्ट जितना मर्जी बड़ा आ गया था, वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाना था। तो ये cos थीटा है जो या तो इस प्रोडक्ट को पूरे का पूरा आने देगा,
लेकिन अगर थीटा जितना 90 के पास है थीटा, उतना ये इस प्रोडक्ट को स्केल डाउन करता जाएगा। ठीक है, या तो इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट, अच्छा इन दो एक्सट्रीम्स को देख लेते हैं, 90 और 0। मुझे बताएं u और v 0 डिग्री वाले केस में क्या आप कहेंगे कि u और v सिमिलर वेक्टर्स हैं? वुड यू से दिस? तो यस में डॉट प्रोडक्ट हाई होगा तो W सिमिलर होगा इसमें, U सिमिलर होगा भी। नहीं, विजुअली, ज्योमेट्रिकली, विजुअली आप हाँ जी, कहेंगे। मैग्नीट्यूड का फर्क है, मतलब मगर डायरेक्शन में सेम है तो सिमिलर कह सकते हैं। तो एक की लेंथ 3 है और एक 4 कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से कह सकते हैं सिमिलर ही कहेंगे। ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा कि डायरेक्शन वाइज ये सिमिलर है, मैग्नीट्यूड में फर्क है। ठीक है, यही केस ले लेते हैं, यही केस ले लेते हैं, और u ऐसा है और v अब ऐसा है। इनके साइज वही हैं जो पहले थे। अब ये सिमिलर कहेंगे आप इनको? नो सर। या लेस सिमिलर कहेंगे? बिल्कुल ऐसे सिमिलर कहेंगे। अच्छा, इस केस में यहाँ पर ये तो 90 के बाद सर ऑपोजिट डायरेक्शन में शायद मूव करना, इस तरह का कुछ हो रहा होगा। यानी ठीक है, इस केस से और भी कम सिमिलर है। हाँ जी, हाँ जी, इस केस को क्या कहेंगे? बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मैं कहूंगा ये काफी ज्यादा सिमिलर है। वेट, मगर मैग्नीट्यूड सिमिलर, डायरेक्शन बिल्कुल है। 90 तो नहीं है, बिल्कुल 180 180 है, तो मैं तो इसको ऐसे कह सकता हूँ। नेगेटिव बिल्कुल ठीक है। तो इनमें कुछ है सिमिलैरिटी। इनफैक्ट ये 180 डिग्री है। कॉस ऑफ 180 क्या होता है? -1। -1 होता है। तो सो यू गेट सम आइडिया कि जिसको आप u ट्रांसपोज v कहते हैं, उस वैल्यू में, इवन तो हमने u ट्रांसपोज v कैसे कंप्यूट की थी, हम तो कोई कोसाइन थीटा नहीं लाते बीच में, हम तो ऐसे कंप्यूट करते हैं u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस जो भी इनकी डिमेंशन है, हम तो इस तरह से कंप्यूट करते हैं। लेकिन व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज कि ये जो भी नंबर आता है ये राइट हैंड साइड से भी कंप्यूट हो सकता है, और राइट हैंड साइड में इनका कॉस थीटा इंक्लूड हुआ होता है, विच मीन्स कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल थे, बिल्कुल सिमिलर नहीं थे। यानी जो मोस्ट डिससिमिलर वेक्टर्स हो सकते थे वो ये वाले हैं। क्योंकि अगर मैं आपको u की वैल्यू, u का कुछ बताऊं तो वो v के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं कंटेन करता जब ऑर्थोगोनल केस है। लेकिन अगर मैं आपको इस वाले केस में, अगर आप u पे चलते हैं, इस तरह से देख लें, मैं अगर u की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दूं तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या मैं v की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हूं? नो सर। ओके, अगर मैं u में, पहले मैं यहां बैठा था ओरिजिन पे, अब मैं थोड़ी देर बाद u में यहां पे पहुंच गया हूं, इसका मतलब है कि मैं v के मुताबिक यहां पे नहीं पहुंच गया हूंगा। बिल्कुल सर। यानी मैंने v की डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है जब मैं u में जा रहा था, राइट? यस सर। और उल्टा देख लेते हैं, अगर मैं v में चलता और यहां पहुंच गया होता
तो यू की डायरेक्शन में मैं यहाँ पहुंच गया था, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया था। तो वेक्टर्स में सिमिलैरिटी जो है ये डॉट प्रोडक्ट कवर करता है। ओके लेकिन ये तो चलें लीनियर अलजेब्रा और थोड़ा उसकी मैथ देख ली। जो टेक होम मैसेज है इस स्लाइड का वो यही है कि व्हेन अ न्यूरॉन फायर्स, इसका मतलब है कि x वाज सिमिलर टू जो न्यूरॉन के वेट्स थे, और इसका मतलब है आपने डिटेक्शन कर दी है, ये डिटेक्शन हो गई है कि आपने कहा है कि कोई ऐसा x आया होगा या x कोई ऐसी चीज है जो मेरे वेट्स के करीब करीब था। इससे आप अग्री करते हैं? व्हेन अ न्यूरॉन फायर्स, तो मैं x को देखे बगैर सिर्फ न्यूरॉन फायरिंग जब हुई है न्यूरॉन की, इस इवेंट से मैंने अंदाजा लगाया कि इसका मतलब है इस न्यूरॉन को जो भी आपने इनपुट दी है, x जो आया है वो इसके वेट से मिलता जुलता होगा। क्या ये सेफ कंक्लूजन है? यस, नो? सर समझ नहीं आई इस चीज की। उसकी रीजन ये है कि मैग्नीट्यूड इनपुट तो हमारी बड़ी भी हो सकती है, वेट हम उसे ट्यून कर रहे होते हैं, अगर वो इनिशियली हम कोई भी रैंडमली रखते हैं तो मतलब नहीं नहीं नहीं, वेट्स इस वक्त किसी एक न्यूरॉन की बात हो रही है जिसका वेट फिक्स है। मे बी आई शुड हैव स्पेसिफाइड दिस। किसी भी एक न्यूरॉन को ले लें, ठीक है, उसके कोई वेट्स होंगे और उसका आंसर जो है न्यूरॉन का वो आया है, जरा हाई आंसर आ गया है। और मेरा क्लेम ये है कि अगर आंसर हाई आया है तो इसका मतलब है कि W ट्रांसपोज X हाई वैल्यू थी, और अगर W ट्रांसपोज X हाई वैल्यू है तो X W की तरह का होगा। हाँ जी, ठीक है, देयरफॉर जब भी ये न्यूरॉन फायर कर रहा है तो इट इज डिटेक्टिंग समथिंग सिमिलर टू इट्स वेट्स। हाँ जी, ठीक है, यही मेरा पॉइंट है, इस स्लाइड का सिर्फ ये मकसद है। बाकी लोगों को क्लियर हुआ? आपको भी? इज इट एनी क्लियरर? यस सर। बाकी लोग इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो आई वांट यू गाइस टू बी क्लियर ऑन दिस। बाकी लोग Yes, sir. इसको रिवाइज कर देते हैं। सॉरी, काइंड दोबारा रिपीट कर जी दोबारा बताइएगा। इसको दोबारा रिपीट कर दें। ये जो विक्स का आउटपुट इनपुट से मैच होने वाली बात है। आई कांट गेट इट। तो आपके पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, लेट्स से लेट्स से रीलू इसका एक्टिवेशन है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि रीलू से इसका जो आंसर आया है वो आया है आई डोंट नो 25 आंसर आ गया है। इस न्यूरॉन का जो आंसर आया है H ऑफ A वो 25 आ गया। वेल दैट मीन्स कि क्योंकि ये रीलू है तो इसकी आउटपुट तो इनपुट के बराबर होती है पॉजिटिव साइड पे। ये तो y इक्वल्स x वाला फंक्शन ही होता है। इसका मतलब है कि A भी 25 ही था, और A है क्या, वो तो W ट्रांसपोज X है प्री एक्टिवेशन, और सो W ट्रांसपोज X 25 है। अगर W ट्रांसपोज X 25 आया है, एक बड़ा पॉजिटिव नंबर, ये बड़ा पॉजिटिव नंबर तब आएगा जब W और X सिमिलर है। अगर फॉर एग्जांपल W और X बिल्कुल सिमिलर ना होते, और जो मोस्ट डिसिमिलर हो सकते हैं W ट्रांसपोज X वो ये हो सकते हैं कि एक इस तरफ है, चाहे जो मर्जी साइज था इसका, और एक इस तरफ है। ये मैंने 2D में ड्रॉ कर दिए, लेट्स से ये W है और लेट्स से ये X है, मैं तो 2D में ड्रॉ कर दिए। पर जितनी भी डिमेंशंस में आप हैं, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो कंप्यूट किया जा सकता है। वो ऑर्थोगोनैलिटी भी बता रहा होता है, क्योंकि जितना वो जीरो के पास है। इस केस में, इस तरह के केस में
W ट्रांसपोज X का आंसर 0 आना था, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास आंसर बड़ा आया है, इसका मतलब है कि X और W की डायरेक्शंस सिमिलर डायरेक्शंस थी, साइजेस जो भी हों, ऑर्थोगोनल नहीं थी डायरेक्शन, ठीक है। So whenever a neuron fires, it indicates that something similar to my weights was present in the input, यहाँ पे जिसको X कहते हैं आप। Is it any clearer? क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे कि हमने देखा कि नेगेटिव में भी चीजें जा सकती है, जैसे cos 180 पे -1 आ रहा है, या किसी भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस भी हो सकती है। तो हमने में देखा था कि 0 अब वो वाला ऑर्थोगोनल है, उससे हम कहेंगे कि ये बिल्कुल भी सिमिलर है। तो माइनस वैल्यू में क्या होगा, क्योंकि रिलो माइनस वैल्यू को भी 0 कर देगा। ठीक है, ये बातें सारी सही हैं वेक्टर्स की, पर फॉर एग्जांपल रीलू के केस में मैं तो इफ कंडीशन लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इफ अ रीलू न्यूरॉन फायर्स, तो आपको क्या पता लगेगा? इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। ऑर्थोगोनल नहीं होंगे, राइट? जी सर। इनफैक्ट इस तरह के केस भी नहीं होंगे, ये जो केस नंबर 2 और 3 है, क्योंकि इस तरह के केस में इसका U ट्रांसपोज V लेस देन 0 आना था, क्योंकि 90 से ऊपर जो कोसाइन है वो नेगेटिव हो जाना था, 180 तक भी कोसाइन नेगेटिव रहना था, इनफैक्ट 270 तक कोसाइन नेगेटिव रहना था, फिर कहीं पॉजिटिव होना था। तो फाइन, अगर रीलू न्यूरॉन है तो इसने आंसर इन पे जो है वो 0 दे देना था। और ये इसके मुताबिक, यानी रीलू के मुताबिक, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में U है तो फिर ठीक है, फिर मैं हाई आंसर दे दूंगा, वरना नहीं। मसलन इस तरह के केस में भी, चौथे केस में भी रीलू ने 0 आंसर देना था। सो अगर हम सिर्फ रीलू पे रहते हैं, इसका मतलब है कि रीलू ने अगर V के हिसाब से देखें तो U अगर यहां से लेकर यहां तक और इस साइड पे अगर U रहता है तो तब रीलू कुछ आंसर देगा, लेकिन अगर U इस दूसरी साइड पे चला जाए कहीं भी, तो रीलू 0 आंसर दे रहा होगा V के हिसाब से, ठीक है। सो अगर आपका रीलू का आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि आपका U जो वेक्टर है, इट वाज सिमिलर टू, बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं हो सकता, कम आंसर आ सकता है, ज्यादा आंसर आ सकता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर होगा। लेकिन अगर रीलू ने फायर किया है, इसका मतलब U की डायरेक्शन V की डायरेक्शन की तरफ थी कुछ ना कुछ, ठीक है जी, बिल्कुल ओके। इस बात को अब हम आगे लेके चलेंगे, यानी स्पेशली इस लेक्चर में यू हैव टू कंसिडर दिस व्यू कि न्यूरॉन एक डिटेक्टर होता है। जब ये फायर होता है, इसने डिटेक्ट कर दिया है, चाहे स्ट्रांगली चाहे वीकली, पर इसने डिटेक्ट कर दिया कि समथिंग सिमिलर टू माई वेट केम एट माई इनपुट्स। अब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स पे आते हैं। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स, ऑल्सो नोन एज CNNs, ये अपनी आउटपुट कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन से बनाते हैं। और अभी तक जो आप नेटवर्क देखते थे उसमें आपके पास जो इनपुट होती थी X1, X2, X3, ये जितनी भी XT, यहाँ पर एक न्यूरॉन जो है आगे, वो इन सब को देख रहा होता था। और लेट्स से अगर एक इमेज भी आपके पास अगर एक इमेज थी, ठीक है, लेट्स से 9 पिक्सल्स की एक इमेज थी, तो इसको भी आपने कन्वर्ट किया होगा। पहला पिक्सल इधर रख दिया, दूसरा इधर रख दिया, तीसरा इधर रख दिया,
ऊपर नीचे, नौवां इधर रख दिया, और फिर इसको किसी नेटवर्क में पास कर देते थे, जो भी हिडन लेयर है, लेट्स से 3 की है, एंड सो ऑन। देखें, जब आप इमेज जो है, लेट्स से दिस वाज एन इमेज, और इमेज में एक लोकल स्ट्रक्चर होता है। मसलन अगर ये फेशियल इमेज है, अगर यहाँ पे नाक है तो यहाँ पे कहीं आंख होगी, यहाँ पे भी आंख होगी, यहाँ पे मुंह होगा, एक खास स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब आप इस तरह की इमेज को इस तरह वेक्टर में कंकैटिनेट कर देंगे, वेक्टराइज कर देंगे इसको, तो ये x1 जो है, ये लेट्स से आंख वाला पिक्सल था, x2 कोई और था, उसका स्ट्रक्चर आपने तोड़ दिया है। जो भी 2D इमेज में एक लोकल स्ट्रक्चर था वो टूट जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये x3 है, x3 के बाद ज्यादा हक तो x3 के साथ प्लेस होने का इस पिक्सल का था, नीचे वाला, जो कि x6 होगा, लेकिन x3 के बाद x4 प्लेस हुआ है। तो जो लोकल स्ट्रक्चर है चीज़ों का वो टूट जाता है जब आप इस तरह वेक्टराइज करते हैं चीज़ों को। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स अगर स्पेशली ये इमेजेस के लिए डेवलप किए गए थे, तो इमेजेस का ये स्ट्रक्चर नहीं तोड़ते, ये इसी इनपुट इमेज के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेट कर रहे होंगे, ये उसको इस तरह तोड़ेंगे नहीं, वेक्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है, CNN के बिल्डिंग ब्लॉक्स पहले हम देख लेते हैं। CNN में होता ही है कि आपके पास एक इनपुट इमेज आ गई है, आपने कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन देख लिया, ये एक कॉन्वोल्यूशन का मास्क है। आप इस मास्क को इस इमेज के हर पिक्सल पे रख के तो कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स, ये मूविंग डॉट प्रोडक्ट्स आप परफॉर्म करी जा रहे हैं। तो होगा ये कि इस इमेज का कोई रिजल्ट आ जाएगा कॉन्वोल्यूशन का, उस रिजल्ट को हम कह देते हैं I स्टार F1, यानी लेट्स से इस फिल्टर का नाम है F1। ठीक है, तो ये कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट आया। कॉन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो एक उसी साइज की इमेज है। अगर ये उसी साइज की इमेज आ गई है, इसका क्या मतलब है, मैंने जीरो पैडिंग की थी या नहीं की थी कॉन्वोल्यूशन से पहले? की थी। मैंने जीरो पैडिंग की हुई है, इसलिए सेम साइज का रिजल्ट आया। और उस रिजल्ट के हर पिक्सल को अब मैं कह रहा हूं कि ये हर पिक्सल एक न्यूरॉन है। मैं इसको सिर्फ कॉन्वोल्यूशन के तौर पे भी देख सकता था कि बस इमेज आई थी, मैंने इसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन कर दी थी, लेकिन अब मैं इसको ऐसे भी अब कहने लग गया हूं कि इसमें जो हर पिक्सल का रिजल्ट आया है वो एक न्यूरॉन की आउटपुट आई है। और वो मैं कह सकता हूं वो ऐसे ही है कि ये पहला न्यूरॉन उठा लेते हैं। यहां पे इस पहले न्यूरॉन ने क्या किया है, अगर मैं 3D में थोड़ा बनाऊं इसको, पहले न्यूरॉन ने इस तरह के F1 में जो वैल्यूज पड़ी हैं उस तरह के वेट्स के साथ ये F1 पड़ा है, ये जो बड़ा स्क्वायर मैंने बनाया है ये F1 है। सो इस पहले न्यूरॉन ने F1 में जो वेट्स पड़े हैं 3/3, इनके साथ अपना डॉट प्रोडक्ट किया है इमेज के शुरू वाले 3/3 या जीरो पैडेड जो भी हिस्सा था उस हिस्से के साथ डॉट प्रोडक्ट किया। ठीक है, ये जो दूसरा न्यूरॉन है यहां पे पहले के साथ, उसने भी इमेज के किसी और हल्के से हिले हुए इमेज के किसी हिस्से के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, लेकिन F वही था, वेट्स वही थे। यानी यहां पर रिजल्ट में जिसको मैं बहुत सारे न्यूरॉन्स कह रहा हूं, वो न्यूरॉन्स सेम वेट वाले न्यूरॉन्स हैं, उनके वेट्स फर्क नहीं है। यानी इधर हो सकता है न्यूरॉन्स हो आई डोंट नो 480/640, इतने न्यूरॉन्स थे यहां पे, जितने पिक्सल थे,
लेकिन मेरे लिए असल में वो एक ही किस्म के न्यूरॉन्स थे, क्योंकि सारे न्यूरॉन्स का वेट शेयर्ड था, वो ये वेट्स थे। वेट्स मेरे पास सिर्फ 9 है, न्यूरॉन्स भले कितने ज्यादा हों, 480 इंटू 640, वेट्स सिर्फ 9 है, ठीक है। तो और अब उसको ट्रूली न्यूरॉन बनाने के लिए मैं, कि वो नॉन लीनियर भी हो, उसको मैं जो भी रिजल्ट आया था, हर पिक्सल की वैल्यू को एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार देता हूं। इस केस में मैंने रीलू लिख दिया, ये कुछ भी हो सकता था, ठीक है। यहां तक आप मेरे साथ हैं? यस सर। तो ये है फर्स्ट स्टेप। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का जो फर्स्ट स्टेप है वो है, आप अपनी इमेज को फिल्टर करते हैं कुछ वेट्स के साथ, किसी कर्नल, किसी फिल्टर के साथ, किसी मास्क के साथ, ठीक है। कोई रिजल्ट आ जाता है, उस रिजल्ट को आप रीलू में से या किसी एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार देते हैं। सेकंड स्टेप, यहां से जो भी रिजल्ट आया है, जो भी ये फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट आया है, उसको सब सैंपल कर लें। सब सैंपलिंग जस्ट मीन्स, इसका जो सादा तरीन सब सैंपलिंग है वो है थ्रो एवरी सेकंड पिक्सल अवे। कि अगर आपके पास फोर बाय 4 की इमेज थी, तो इस वाले को रख लें, दूसरा फेंक दें, इसको रख लें, इसको फेंक दें, और चूंकि ये पहले रखा हुआ था, इस सेकंड वाले को मैंने नहीं उठाना, इसको रख लें, इसको रख लें, एंड दैट्स इट। यानी इफ आई थ्रो एवरी सेकंड पिक्सल अवे, तो ये रिजल्ट आएगा सब सैंपलिंग का। 4 वैल्यूज आ जाएंगी सिर्फ। इस पे कोई सवाल? सब सैंपलिंग क्या होती है? ये है सब सैंपलिंग। कोई सवाल? भाई कुछ और टेक्निक्स भी होंगी इसकी कि हाँ, मतलब यही सबसे बेस्ट टेक्निक है? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ये एक है, कई हैं, अभी हम देखेंगे। पर जितनी भी होंगी उनसे क्या चीज उनमें कॉमन होगी कि अगर इनपुट इमेज का साइज ये था, सब सैंपल इमेज, सब सैंपल इमेज काफी रिड्यूस हो जाएगी। इस केस में कितनी रिड्यूस हुई है? स्क्वायर रूट हाफ हो गई है। हाफ नहीं, स्क्वायर रूट के बाद हाफ स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट के साथ आई डोंट नो, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, हाफ नहीं हुई, पर आप करीब हैं। हाफ तो एक डिमेंशन में हुई है। ऊपर नीचे दोनों में हाफ हो गई है, तो इसका मतलब है ओवरऑल 4 टाइम। यस, 4 टाइम्स। इसका साइज, इसमें जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे वो 1/4 होंगे ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। इसमें आप नोट कर लें, यहां 16 थे, यहां 4 है। आई थिंक जिसको आप स्क्वायर रूट कह रहे थे वो शायद, हाँ, ये इंडिकेट कर रहे थे। ओके, ये जो 2 स्टेप्स थे ना, कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करना और फिर सब सैंपल कर लेना, ये ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सीएनएन्स के, ये 2 स्टेप्स बस, ठीक है। और यहां पे आपकी इनपुट सिंगल चैनल वाली इनपुट थी, कि जैसे एक ग्रे स्केल इमेज होती है, ठीक है। लेकिन आपके पास मल्टीपल चैनल्स की इनपुट भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल कलर इमेज, जिसमें रेड चैनल, ग्रीन चैनल और ब्लू चैनल होगा। और ये 3 चैनल्स होने जरूरी नहीं है, मैंने तो वैसे 3 बना दिए हैं। ये 25 चैनल्स की इमेज भी हो सकती है। और ये 25 चैनल्स वाली इमेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जो सैटेलाइट इमेजरी होती है। सैटेलाइट इमेजेस ने जब वो तस्वीर खींचते हैं तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की पे जो कैप्चर हुआ होता है सीन, यानी लेट्स से एक सैटेलाइट है जो 25 फ्रीक्वेंसीज पे दुनिया की तस्वीर कैप्चर करती है, तो उसके 25 चैनल होंगे। सो जितने भी चैनल्स हैं,
अगर आपने CNN मल्टी चैनल इनपुट के लिए CNN बनाना है तो आइडिया बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सटेंशन है कि आपके जो फिल्टर्स थे ना वो भी अब 3 होंगे, और अब मैं इनको कंबाइंड इन तीनों को मैं F1 ही कह रहा हूँगा कि ये मेरा एक ही फिल्टर है, क्योंकि मेरी इनपुट में 3 चैनल्स थे तो मेरे फिल्टर में भी 3 चैनल्स हैं। होगा क्या, फिल्टर का जो पहला चैनल है जो सबसे आगे पड़ा है, इस पहले चैनल से मैं रेड वाले चैनल को कन्वॉल्व करूंगा, कोई रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड जो फिल्टर का चैनल है उससे मैं ग्रीन को कन्वॉल्व करूंगा, कोई रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड से मैं इनपुट के ब्लू चैनल या थर्ड चैनल को कन्वॉल्व करूंगा, कोई रिजल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ 25 चैनल होते, यहाँ पे 25 फिल्टर होते, 25वें फिल्टर से मैं 25वें चैनल को कन्वॉल्व कर लेता, 25 रिजल्ट आ जाते। इस केस में 3 रिजल्ट आ जाएंगे, उस केस में 25 रिजल्ट आ जाते। अभी कॉन्वोल्यूशन खत्म नहीं हुई, इन सारे रिजल्ट्स को मैं आपस में ऐड कर दूंगा। अगर ये 3 रिजल्ट आए थे, 3 को ऐड कर दूंगा, एक आंसर आ जाएगा। अगर यहां 25 रिजल्ट्स आए थे कॉन्वोल्यूशन के बाद, मैं 25 के 25 को ऐड कर दूंगा, एक रिजल्ट आएगा। यानी कॉन्वोल्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो अभी भी एक चैनल होगा, 1 चैनल, रिगार्डलेस के इनपुट में कितने चैनल थे। यानी जब इनपुट में सिंगल चैनल था तब मैंने सिंगल फिल्टर से कन्वॉल्व किया और आंसर 1 चैनल था। जब मेरे पास मल्टीपल चैनल की इनपुट थी तो मैंने मल्टीपल चैनल्स वाले फिल्टर से कन्वॉल्व किया, आपस में सारों को इवेंचुअली सारों को सम करना है और आंसर फिर भी 1 चैनल का ही आया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ये आगे जाके यूज होगा। इज इट क्लियर? यस सर, ये सारा एलिमेंट वाइज सम होगा ना, अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे? एलिमेंट वाइज सम किस जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल एलिमेंट वाइज। यानी रेड चैनल को जब आप कन्वॉल्व कर लेते हैं तो हाँ, एक बस इतना ही रेड चैनल जितना बड़ा ही एक और चैनल बना होगा जो कि बस कन्वोल्यूशन का रिजल्ट है। इसी तरह ग्रीन का रिजल्ट, इसी तरह ब्लू का कोई रिजल्ट होगा। इन 3 रिजल्ट्स को एलिमेंट वाइज ऐड कर दिया मैंने। सर ये रीड ऑपरेशन लगाने के बाद हम ऐड करेंगे या उससे पहले? नहीं, पहले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? नो, बहुत फर्क पड़ेगा, मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ये असल में कॉन्वोल्यूशन डिफाइन ही ऐसे हो रही है। हुआ ये है, आपने अपनी रेसिटेशन में शायद आई डोंट रिमेंबर नाउ, पर आपने रेसिटेशन में शायद सिंगल चैनल कॉन्वोल्यूशन देखी थी। मल्टीपल चैनल्स पे जो कॉन्वोल्यूशन है उसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है। वो एक्स्ट्रा बात ये है कि उसमें ये मल्टीपल चैनल्स के रिजल्ट्स को ऐड करना पड़ता है, फिर कॉन्वोल्यूशन खत्म होगी। इस जिसको मैं I*F1 कह रहा हूं मल्टीपल चैनल्स पे, उसमें ये एंड पे चैनल्स के रिजल्ट्स को ऐड जब कर देंगे फिर ये कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन खत्म होगा। कोई सवाल था जी? सर ये फिल्टर का ही था कि मतलब ये फिल्टर जो एक यूज करेंगे एक लेयर पे वो सिमिलर होगा सब लेयर्स पे, इस तरह का होगा, या हर फिल्टर एक अलग होगा और अलग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा? लेयर्स एज इन जो न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स होती हैं? नहीं सर, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि 3 चैनल इनपुट है, जी बिल्कुल, रेड, ग्रीन और ब्लू, और इनपुट इसी के लिए तीन फिल्टर होंगे। ये फिल्टर्स अब ये बने हुए हैं। जी हाँ जी जी, तो ये जो फिल्टर है इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे आपने पहले 110 है, मतलब जो भी फिल्टर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, तीनों डिफरेंट है, तीनों अलग अलग होंगे। तीनों अलग अलग हैं, और ये इसलिए इनके कलर्स जो इसमें फिल हुए हुए हैं वो वाले कलर्स दूसरे में नहीं है और वो वाले कलर्स तीसरे में नहीं है। बिल्कुल अपने अपने इनके वेट्स हैं, फर्क। ठीक है, और ये हर फिल्टर एक अलग से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहा होगा? बिल्कुल, और मैं कंबाइंड इस पूरे को F1 कह रहा हूं। ठीक है जी, ठीक। ओके ग्रेट। तो इवन मल्टी चैनल इनपुट पे भी मैं बस मल्टीपल चैनल्स वाले फिल्टर लगाता हूं, रिजल्ट फिर से 1 चैनल है,
और फिर से सब सैंपल कर लेता हूँ। यानी बिल्कुल सिमिलर से ऑपरेशन है दोनों केसेस में। जितने आप सीनेंस देखेंगे उनमें एसेंशली ये हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वो तो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, अब मैं CNN बनाने लगा। मेरे पास एक इमेज आई, अब मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ एक इमेज आई, मैंने उसको किसी फिल्टर F1 से कन्वॉल्व कर दिया और मैंने रीडू में से गुजार दिया और मैंने सब सैंपल भी कर दिया। ये सब सैंपल रिजल्ट, इसको S1 कह रहा हूं मैं। फिर उसी इमेज को मैंने किसी और फिल्टर, लेट्स कॉल इट F2, इससे कन्वॉल्व कर लिया। ये इसमें कोई और वेट्स पड़े होंगे, वैल्यूज पड़ी होंगी, उसका कोई रिजल्ट आया, उसको मैंने रीडू में से गुजारा, उसको मैंने सब सैंपल कर लिया, सब सैंपल रिजल्ट S2 आ गया। एंड आई केप्ट गोइंग। और लेट्स से मेरे पास इतने फिल्टर्स थे, F_M, बहुत सारे फिल्टर्स थे, और मैं आखिरी वाले से भी कन्वॉल्व किया, रीडू में से गुजारा, सब सैंपल कर लिया, SM, सब सैंपल रिजल्ट एक और आ गया। ये जो S1 जिसको आप कह रहे हैं, S1, इसको मैं इस तरह से व्यू कर सकता हूं कि S1 इज सम फंक्शन, लेट्स कॉल इट फंक्शन F1 ऑफ माई इमेज, एंड S2 इज सम अदर फंक्शन, लेट्स कॉल इट F2 ऑफ माई इमेज। डू यू गाइज अग्री अगर मैं इस तरह से व्यू कर लूं इनको? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्योंकि ये कुछ ना कुछ मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किए ना, यानी जिसको आप S1 कह रहे हैं, इसके ऑपरेशंस लिख देते हैं। इसमें आपके पास इमेज आई थी, इमेज को आपने कन्वॉल्व किया विद सम F1 फिल्टर और उसको आपने रीलू वाले फंक्शन में से गुजारा, और जो रिजल्ट आया था उसको आपने सब सैंपल वाले फंक्शन में से गुजारा। ये जो तीन फंक्शंस थे, कॉन्वोल्यूशन विद F1, रीलू और फिर सब सैम्पलिंग, इस पूरे को कंकैटनेट करके कहूं तो मैं कह रहा हूं अच्छा ओवरऑल यार मैंने कुछ किया था F1। वो F1 की जब डिटेल में जाएंगे तो पता लगेगा कि वो कॉन्वोल्यूशन, फिर रीलू, फिर सब सैंपल हुआ था। पर जो भी हुआ था, मैं कह रहा हूं कि मैं आई इनपुट किया था और आपने मुझे कोई आउटपुट कर दिए, लेट्स कॉल इट सम फंक्शन F1 जिससे ये आउटपुट निकली। ये व्यू के साथ कंफर्टेबल है आप? बताइए। नहीं कंफर्टेबल? यस सर, ओके। हैं कंफर्टेबल या नहीं है? यस सर। बाकी लोग? बिल्कुल सर, कंफर्टेबल है। ओके ग्रेट। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं अगली स्लाइड पे मैं ये बिल्कुल यही स्लाइड है वो, मैं ये जो सब सैंपल रिजल्ट है पहला और सब सैंपल रिजल्ट है दूसरा और सब सैंपल रिजल्ट आखिरी, इनको एक दूसरे के पीछे प्लेस करने लगा हूं। सिर्फ बस प्लेस ऐसे करने लगा हूं, कोई नया ऑपरेशन नहीं आने लगा। दैट्स ऑल आई हैव डन। जो पहला सब सैंपल रिजल्ट था उसको ऐसे लिख दिया, उसके पीछे ये रख दिया, उसके पीछे ये रख दिया। यानी आई हैव जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड माई इनपुट इमेज, आई जितने भी चैनल्स की थी, इस केस में एक चैनल की थी, अगर ये मल्टीपल चैनल्स की भी होती तो यहां पे रिजल्ट कितने चैनल्स का आना था? अगर ये मल्टीपल चैनल्स की इनपुट इमेज होती तो ये फिल्टर कैसा होता? 1। जी आंसर 1 चैनल का आना था। ये फिल्टर तब कैसा होता? ये भी मल्टीपल, ये हाँ, अगर यहाँ 4 चैनल्स थे, मल्टीपल का फिल्टर होता, तो जब इसको हम सम करते तो 1 चैनल। एब्सोल्युटली। अगर इनपुट में 4 चैनल्स थे तो फिल्टर F1 4 चैनल्स का होता और वो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट 1 चैनल आ गया होता। फिल्टर F2 4 चैनल्स का होता और उसके कन्वोल्यूशन का रिजल्ट 1 चैनल आ गया होता, एंड सो ऑन। तो इन बोथ केसेस मेरे पास यहाँ पे सिंगल चैनल्स आने थे, और कितने आने थे? M, कैपिटल M।
वो कैपिटल एम और फिर उनको सब सैंपल करता। वो कैपिटल एम रिजल्ट्स को अब मैंने जान के दोबारा मल्टीपल चैनल्स की तरह सेव कर दिया है। यानी इस वक्त मेरे पास अपनी इनपुट इमेज आई हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम चैनल्स। क्या आप लोग अभी मेरे साथ हैं कि नहीं? यस सर। आई को मैंने एम चैनल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। रिगार्डलेस के आई के अपने कितने चैनल थे, 1 2 3 4 10 25 जितने भी थे, मैंने आई को अब एम चैनल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, आगे चलते हैं। ये जो ऑपरेशन था कि मेरे पास इनपुट इमेज आई, लेट्स से माई इनपुट इमेज वाज 40 by 40 by 3, 40 रोज 40 कॉलम्स 3 चैनल्स। मैंने उसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन और सब सैम्पलिंग लगाई और 6 फिल्टर्स थे मेरे पास, F1 से लेके F6 तक। इसका मतलब है कि मेरे पास एक सब सैंपल रिजल्ट S1 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, S3 आ जाएगा, ऑल द वे S6 तक, है ना? अग्री करते हैं आप लोग? जी सर, ऐसे ही यस सर। और अगर मैंने हर दूसरा पिक्सल फेंक दिया था तो सब सैम्पलिंग के बाद अगर वहां 40 रोज थी तो अब 20 रोज रह गई होंगी, 20 कॉलम्स रह गए होंगे। और फिल्टर्स चूंकि 6 थे तो यहाँ पे रिजल्ट्स भी 6 आ गए। डू यू एग्री? जी सर, ऐसे ही हो रहा होगा। ग्रेट। ये काम अगर मैं एक दफा कर सकता हूं, कॉन्क्लूजन प्लस सब सैंपल, तो ये काम मैं 2 दफा भी कर सकता हूं। अब जब मैं दूसरी दफा करता हूं यही काम, मैं 12 फिल्टर्स यूज करता हूं। मेरा आप लोगों से सवाल है, इधर जब मैं किसी एक फिल्टर की बात करता हूं, इन 12 में से किसी एक फिल्टर की बात करता हूं, उस फिल्टर के चैनल कितने होंगे? 6। वाई? क्योंकि पिछले वाले जो यस, क्योंकि ये फिल्टर यहां पे एक भी जो फिल्टर होगा उसके लिए जो इनपुट इमेज जिसको आप कह रहे हैं वो तो 6 चैनल्स वाली है, राइट? यस राइट। ओके, सो वो 6 चैनल्स वाली इनपुट इमेज से कन्वॉल्व होके वो आंसर कितने चैनल्स का देगा? इनमें से एक फिल्टर, इनमें से एक फिल्टर एक चैनल का एक चैनल दे देगा। और मेरे पास फिल्टर कितने हैं? 12। इसका मतलब 12 है, तो मेरे पास आगे मेरे चैनल। इसका मतलब है कि यहां से जो आउटपुट का वॉल्यूम निकलेगा उसमें 12 चैनल्स होंगे क्योंकि फिल्टर 12 थे। और सब सैम्पलिंग हुई होगी तो 20/20 था, ये 10/10 रह गया होगा। यहां तक आप मेरे साथ हैं कि नहीं? सर क्वेश्चन है यहाँ पे। आपने कहा था कि जो इनपुट है लाइक 40/40, वो सब सैम्पलिंग के बाद 1/4 उसकी डायमेंशन रह जाती है। यहाँ पे तो हाफ हो गई है। नहीं, 1/4 ही है। रोज ऑफ हो या कॉलम्स ऑफ हो। उसकी एक डिमेंशन जो है वो हाफ हो जाती है क्योंकि हर डिमेंशन में मैं आधे आधे उठा रहा था, तो एक डिमेंशन तो हाफ हो गई। लेकिन जो नंबर ऑफ पिक्सल्स थे ओवरऑल वो इधर भी आधे हो गए, उधर भी आधे हो गए। वो 4 टाइम्स कम हुए, नंबर ऑफ पिक्सल्स 4 टाइम कम हुए। ओके, ओके, अच्छा और कोई सवाल इधर जी?
सर ये जो हम सब सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इससे हमें नुकसान नहीं होगा? इस पे आते हैं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इस पे आते हैं। ठीक है, जी तो ये जो हमने देख लिया कि मैं अपनी इनपुट इमेज लेता हूं, मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं एक और अजीब किस्म की इमेज में जिसमें M1 चैनल्स हैं और वो छोटी भी हो गई है, और मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूं एक और वॉल्यूम में जिसमें M2 चैनल्स हैं और वो और छोटा हो गया होगा। एंड आई कैन कीप डूइंग दिस अंटिल मेरे पास, जब भी मैं रुकूंगा कन्वोल्यूशन और सब सैम्पलिंग वाले ऑपरेशंस बार बार परफॉर्म करके, तो लेट्स से जब मैं रुका था तो मेरे पास जो चैनल्स थे वो इतने थे, M sub B जितने भी, और इमेज छोटी होती जा रही होगी। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी काम है वो ये है, अगर हम इस वाली वॉल्यूम पे आ जाते हैं, मुझे बताएं इधर कितने न्यूरॉन्स हैं इस वॉल्यूम में, इसमें कितने न्यूरॉन्स हैं, या पिक्सल्स ही कह लें, पहले वाले में पहले वाले में 100 10x10, और इस तरह के कितने हैं ये, 12 12 तो कितने न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर, 1200 1200 न्यूरॉन्स। अब मैं सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करने लगा हूं जो कि वेक्टराइजेशन है। ठीक है, मैं करूंगा ये, मैं यहां पे जो पहला पिक्सल था, पहले पिक्सल को यहां ऊपर जाके रख देता हूं। ठीक है, इसका जो दूसरा पिक्सल होगा उसको इसके नीचे रख देता हूं, थर्ड पिक्सल इसके नीचे, यानी इधर के जो 100 पिक्सल थे ना, इधर के जो 100 पिक्सल, उनको मैंने यहां पे एक दूसरे ऊपर नीचे वो 100 पिक्सल्स रख दिए थे मैंने, 100/1 का वेक्टर था, और फिर जो दूसरे चैनल का रिजल्ट था उसमें भी 100 वैल्यूज थी, 10x10 में अरेंज हुए थे, मैंने उनको भी इसके आगे 100/1 वो भी रख दिए जाके। सिर्फ मैं प्लेस कर रहा हूं, पहले ये इस तरह के वॉल्यूम में प्लेस हुए थे 10x10/12, मैं अब कोई प्लस माइनस, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं सिंपली मैं रीअरेंज कर रहा हूं। 10x10/12 के 1200 इस तरह से अरेंज हुए थे, मैं उन 1200 को इस तरह से अरेंज कर रहा हूं एक दूसरे के नीचे, तो ये 1200/1 का वेक्टर बन जाएगा। इस ऑपरेशन को फ्लैटनिंग कहते हैं, वेक्टराइजेशन भी कहते हैं। मैं वेक्टराइज कर रहा हूं, एक वेक्टर बना रहा हूं। यहां पे कोई सवाल? ये करने की जब वजह इसके अंदर हम पिक्सल्स को या न्यूरॉन्स को रिप्लेस कर रहे होंगे, रिप्लेस तो हम बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे होंगे कि मैं रिप्लेस तो नहीं कर रहा, मैं बस आपने इस तरह से अरेंज किए हुए थे, मैं उनको वेक्टर में अरेंज कर रहा हूं। वैल्यूज वही हैं, जो 1200 वैल्यूज यहां पड़ी हैं वही 1200 यहां पे। बिल्कुल सर, रेंज अगर हम करें तो हम अब इसी तरह से करेंगे ना कि मतलब हम रोज को एक दूसरे के साथ प्रिंट कर सकें। वो कोई भी कन्वेंशन हो सकती है, वो कोई भी कन्वेंशन हो सकती है। कन्वेंशन ये हो सकती, सिर्फ इस 10x10 को देख लेता हूं, या ऐसा करते हैं एक 3x3 को देख लेते हैं। ये पिक्सल 1 है, ये 2 है, और ये पिक्सल 9 होगा, ये पिक्सल 4 होगा। ये विजिबल है आप लोगों को या बहुत छोटा बना दिया? विजिबल है। ओके, सो ये 1 2 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9। तो मैं इनको ऐसे ही प्लेस कर देता हूँ। फर्स्ट पिक्सल इधर, सेकंड, सो ये अब ये रो वाइज हो रहा है कि पहली रो को मैंने पहले प्लेस किया, फिर सेकंड रो आई, फिर थर्ड रो आई। ऐसे हो सकता था, यूजली ऐसे किया जाता है, लेकिन एज लॉन्ग एज यू स्टे कंसिस्टेंट, आप अगर कोई और कन्वेंशन फॉलो करना चाहते हैं कि पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, इसका मतलब आप पहला कॉलम लेके आ रहे थे, फिर अगला कॉलम आएगा, उसमें होगा 2 5 और 8, फिर आखिरी कॉलम होगा 3 6 9। तो ये दो फर्क कन्वेंशंस हो गई थी वेक्टराइज करने की। एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट,
या एज लॉन्ग एज जॉन सी बी कोड आप अगर यूज कर रहे हैं कोई किसी लाइब्रेरी की, तो उसमें देख लें कि वो जब वेक्टराइज करते हैं, वो प्लेस करते हैं, तो वो किस ऑर्डर में करते हैं, रो वाले ऑर्डर में करते हैं या कॉलम वाले ऑर्डर में करते हैं। बस जस्ट रिमेन कंसिस्टेंट एंड नो व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, ओके। आई थिंक कि ज्यादातर ये पहले वाला रो वाला यूज होता है। आई कुड बी रॉन्ग, पर ज्यादातर आई थिंक ये रो वाला यूज होता है। 1 2 3 4 5 6 ओके। सो हुआ ये, मेरे पास इनपुट इमेज आई थी, आई 40x40x3 की, या जितने भी चैनल थे, और इस वक्त ये हुआ है कि मैंने उस पूरी इमेज को किसी एक वेक्टर, लेट्स कॉल दिस वेक्टर x, जो 1200x1 का वेक्टर है, उसमें मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया अपनी इमेज i को, या जो भी इनपुट वॉल्यूम आया था मेरे पास, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ वेक्टर x। और आपके जो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स थे वो वेक्टर वाली इनपुट ही तो यूज करते थे। सो नाउ लास्ट स्टेप, आई कैन जस्ट फीड माई ट्रांसफॉर्म्ड इमेज जो कि x की शक्ल में आ गई है, वेक्टर की शक्ल में, उसको किसी भी मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में पास कर देता हूं। उस मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में अब क्या होगा, उसकी इनपुट लेयर 1200x1 की होगी, 1200x1। उसमें कोई हिडन लेयर होगी, एक, मे बी दो, मे बी इसमें और ज्यादा न्यूरॉन्स हों, मे बी पता नहीं कितनी हिडन लेयर्स होंगी इसमें, ठीक है, जितनी भी बनानी। और फिर एंड पे उसकी कोई आउटपुट लेयर होगी। आउटपुट लेयर आपकी मर्जी की होगी। अगर आपने रिग्रेशन करनी तो यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है तो यहाँ पे, अगर 2 क्लास क्लासिफिकेशन है तो यहाँ सिग्मॉइड होगा, लॉजिस्टिक सिग्मॉइड। अगर आपने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है तो यहाँ पे आप सॉफ्ट मैक्स लगा देंगे। अगर इस पूरे नेटवर्क को ट्रेन करना है, क्लासिफिकेशन करनी है तो क्रॉस एंट्रोपी होगी, लॉस फंक्शन। रिग्रेशन करनी है तो सम स्क्वेयर्ड एरर होगा, लॉस फंक्शन, एंड सो ऑन। यानी ये जो एंड वाला काम है, ये तो अभी पूरे कोर्स में हम यही तो करते आ रहे थे। पूरे कोर्स में सो फार हम इस वेक्टर x से आगे वाली चीजें कर रहे थे। इनपुट आती थी वेक्टर x, और फिर उससे आगे वाला ये सारा काम हमने सीखा है। जितना मर्जी ये MLP डीप हो, जितनी भी इसमें लेयर्स हो, फुली कनेक्टेड। आज हमने सिर्फ ये किया है कि जिसको आप इनपुट कहते थे, मैंने रॉ इनपुट की बजाय रॉ इनपुट से कोई फीचर्स निकाल लिए x, और वो MLP में फीड करती है। यहां तक कोई सवाल? ये क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम MLP में करते हैं कि वेट्स अपडेट करते रहते हैं, तो इस तरह ये CNN का जो हमने प्लॉट किया है, इसके अंदर ये बैकवर्ड तो कुछ नहीं होगा ना, जैसे हम फॉरवर्ड के वेक्टर आया उसको हमने आगे MLP में। एक्सीलेंट क्वेश्चन। MLP में तो जितने भी वेट्स थे इन लेयर्स के आपस में, बीच में, उनको आप बैक प्रोपगेशन से लर्न करते थे। सिमिलरली ये जो रिजल्ट आया है, ये कॉन्वोल्यूशन और सबसैंपलिंग से आया है ना, और ये कॉन्वोल्यूशन 12 फिल्टर्स थे कोई, उन फिल्टर्स के अंदर कोई वैल्यूज होंगी। अगर मैं उन फिल्टर्स की जो वैल्यूज थी, जो वेट्स, उनको अगर मैं वेट्स कह दूं, अगर मैं कहूं कि मैंने उन्हें भी लर्न करना है, तो मैं यहीं से बैक प्रोपगेट करना शुरू कर दूंगा। और ये जो कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर्स थे यहां पे, और कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर्स थे यहां पे, जितने भी मेरे कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर्स थे, उनमें जो भी वैल्यू, उनको अगर मैं वेट्स कह दूं, तो जिस तरह मैं फुली कनेक्टेड लेयर्स के वेट्स लर्न करता था, उसी तरह अब मैं कॉन्वोल्यूशन वाले फिल्टर्स के अंदर जो वेट्स पड़े हैं वो भी लर्न कर लूंगा। उसके लिए मुझे यहां से एक्स वाली जगह से डेल्टाज को बैक प्रोपगेट करना पड़ेगा, एरर को बैक प्रोपगेट करना पड़ेगा।
Does that answer your question? आंसर तो मिल गया, ये क्वेश्चन है कि ये हुआ कैसे? हाँ, इस सवाल के ही तो मुझे तनख्वाह मिलती है। तो let's begin. But let me warn you, you will regret asking this question. अगर आप लोग तैयार हैं तो हम आगे जा सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट कुछ फायदे देख लेते हैं CNN के। इसकी अब लर्निंग पे जाते हैं, पर उसके कुछ फायदे देख लेते हैं CNN के पहले। आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 2 में आपने एमनिस्ट के डेटा सेट पे हैंड रिटन डिजिट्स को क्लासिफाई किया था, है ना, रिकग्नाइज किया था। इज दैट करेक्ट? यस सर। और उसमें जो आपकी इनपुट इमेजेस थी वो हैंड रिटन 0 से लेके 9 तक डिजिट से 28 बाई 28 साइज के। और आपका जो नेटवर्क था उसमें आपने सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन लगाई थी, विच मीन्स, और उसमें 10 आउटपुट न्यूरॉन थे, राइट? 10 आउटपुट न्यूरॉन थे और सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन था आपका, विच मीन्स कि हर न्यूरॉन जो है वो कोई प्रोबेबिलिटी आउटपुट करता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ये डिजिट 0 था गिवन कि इनपुट इमेज x थी। इनपुट इमेज को मुझे आप x कहने दें। और इनफैक्ट हम अपनी नई टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। इनपुट इमेज जो है वो i थी, जो भी थी इनपुट इमेज i, ठीक है, वहाँ मैंने x कहा हुआ है। लेकिन यू कैन मे बी ड्रॉ द कनेक्शन नाउ कि CNN में मैं i फीड करूँगा डायरेक्ट, और वो 2D ही होगी i जो है, उसको मैं वेक्टराइज नहीं किया होगा। CNN उसको वेक्टराइज करेगा बाद में और x कहेगा, ठीक है। हम तो अपनी असाइनमेंट 2 में आप तो प्रोबेबली उस 28 बाई 28 इमेज को सबसे पहला काम, या तो आपको डेटा ही ऐसे दिया गया था या आप खुद इसको जाके सीधा वेक्टराइज कर देते थे, 28 स्क्वायर बाय 1 का वेक्टर बनाते थे। क्या करते थे अपनी असाइनमेंट 2 में? कैन एनीवन टेल मी? या फिर आपने 28 स्क्वायर वाला, हाँ 28 स्क्वायर बाय 1 का वेक्टर बनाते थे और आप ये कहते थे कि हम ये खुद करेंगे, ये इमेज आई ये मैं इसको x कह रहा हूं, खुद वेक्टराइज करूंगा। CNN ये कह रहा है कि लेट मी हैंडल दिस प्रोसेस, कि आपने अपनी इमेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। क्या वो ये रॉ यही वाले नंबर्स कॉपी करेंगे वेक्टर बनाते हुए, या कोई और तरीके से भी किया जा सकता है? लेट द मशीन हैंडल दिस, लेट द मॉडल, डीप लर्निंग के मॉडल को हैंडल करने दें आप, कि आपने अपनी इनपुट से कौन से फीचर्स निकालने हैं, ठीक है। और फिर वो जो है वो 28 स्क्वायर का भी नहीं निकालता था, वो 1200 का फॉर एग्जांपल, या जितना भी आपने निकालना है। ओके, लेकिन एंड पे यही हो रहा है, मैं प्रोबेबिलिटीज निकाल रहा हूँ हर क्लास की। इधर क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी निकल रही है, यानी डिजिट 9। ओके, अब आप ये देखें कि जो स्पेशली हैंड रिटन डिजिट्स की जब आप बात करते हैं, हैंड राइटिंग की, हैंड राइटिंग में जब आप देखेंगे कि जब आप एक दफ़ा कोई चीज़ लिखते हैं और फिर दूसरी दफ़ा लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली उसी जगह पे हो, थोड़ी सी ट्रांसलेट हो सकती है। ज़रूरी नहीं उसका साइज सेम रहे, थोड़ा सा स्केल ऊपर नीचे हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो उसी एंगल पे लिखें हर बारी, थोड़ी सी रोटेशन हो सकती है, पर थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा रोटेट हो जाए तो चीज़ें, एक कैरेक्टर दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है या बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल हो जाता है। तो थोड़ी सी रोटेशन बर्दाश्त की जा सकती है। और फिर समथिंग कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशंस, ये भी होती हैं हैंड राइटिंग में। इसकी एग्जांपल देते हैं। अगर आप मुझे कहें कि 2 लिखो, तो मैं 2 लिख देता हूँ। अगर अच्छा फिर से लिखो, मैं फिर से लिख देता हूँ। कहते फिर से लिखो, मैं फिर से लिख देता हूँ। कई दफ़ा लिख दिया मैंने,
अब आप नोट करें कि जब हैंड राइटिंग में आपके टू जो है, ये वाला टू एक सर्टन स्टाइल से लिखा हुआ है, ये वाला फर्क स्टाइल से लिखा हुआ है, ये वाला और फर्क स्टाइल से लिखा हुआ है, ये वाला वो सेकंड स्टाइल से लिखा हुआ है लेकिन इसका साइज छोटा है, ठीक है। कभी कभी थोड़ी सी रोटेशन आ जाती है। ये कुछ चीज़ें तो आप कह सकते हैं कि अच्छा ट्रांसलेशन हो गई, कुछ को कह सकते थे साइज ऊपर नीचे हो गया, कुछ को कहेंगे थोड़ा सा रोटेट हो गया। फिर ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये हैं कि टू के लिखने का तरीका थोड़ा सा, मतलब किसी तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस वो बहुत ही माइनर से सटल से चेंजेस होते हैं। हाथ ज़रा से ज़्यादा हिल जाता है, पेंसिल ज़रा से ज़्यादा दब जाती है एंड सो ऑन। तो ये इस तरह की इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, ठीक है। बड़े सटल डिफरेंसेस जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। यानी एक बंदा भी जब हैंड राइटिंग करता है तो वो सेम तरीके से नहीं लिखता, लेकिन ये तमाम इमेजेस, इनको अगर मैं आपसे कहूं कि क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे ये डिजिट 2 लिखा हुआ है। यानी फॉर यू एज ह्यूमन बीइंग्स ये सारी डिफॉर्मेशंस के बावजूद आपका जो न्यूरल नेटवर्क है, असली न्यूरल नेटवर्क, आपका ब्रेन, इट क्लासिफाइज ऑल ऑफ दीज एज 2। और यानी इट इज इनवेरिएंट। योर ब्रेन, योर न्यूरल नेटवर्क इज इनवेरिएंट टू ऑल ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, रोटेशन, स्केलिंग, ट्रांसलेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और हम ये चाहेंगे कि हमारे जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, वो भी इस तरह की इनवेरियंसेस से, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से इनवेरिएंट हो। तो इसके लिए CNN बनाना क्यों ज़रूरी है? क्या आपको यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम याद है? यस सर। क्या कहता था यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम? एक हिडन लेयर से हम कुछ भी कर सकते। An MLP with a single hidden layer can represent any function. Yes. To any accuracy. ठीक है, लेकिन क्या इसमें कैच क्या था? सर डायमेंशन बहुत ज्यादा, वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, कैच ये था कि हिडन लेयर एक्सपोनेंशियली लार्ज करनी पड़ जाती थी। Yes, sir. उसका यहाँ पे width बढ़ा। विड्थ, हाँ, एक्सपोनेंशियली वाइड। ओके, ये तो था, लेकिन एक और चीज भी है। न्यूरल नेटवर्क वो चीज सीखेगा जो आपने उसे सिखाई है। मशीन लर्निंग का मॉडल वो चीज सीखेगा जो आपने उसे सिखाई है। ये अक्सर मशीन लर्निंग में रहते हुए लोग इसको भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारा मॉडल उस तरह से सीख जाएगा जो जिस तरह से हम ह्यूमंस सीख जाते हैं। वो सिर्फ वो चीज सीखेगा जो आपने उसे सिखाई है। यानी अगर आप उसे कहते हैं, अगर आपके ज़हन में है कि मेरा फंक्शन ऐसा था, और न्यूरल नेटवर्क को आप कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 पॉइंट्स आप उसको दे देते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क ये इस तरह का ग्रीन फंक्शन सीख जाएगा। असल में क्या होगा? न्यूरल नेटवर्क क्या सीखेगा? मुमकिन है वो ये वाला फंक्शन सीख जाए। ये मुमकिन है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। यानी अगर आपके डेटा पॉइंट्स अंडर सैंपल्ड है, कम है, तो फिर जो आप अपने ज़हन में बनाए बैठेंगे ये सीख लेगा, वो नहीं सीखेगा। आपने जिस तरह का उसको डेटा दिया है, जितना दिया उस हिसाब से सीख लेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे दिए होते, बहुत ज़्यादा दे दिए होते, तो फिर ये ग्रीन को सीख जाता है, राइट?
राइट। बिल्कुल। देयरफॉर ये जो हैंड राइटिंग रिकग्निशन है, हैंड राइटिंग के अंदर जो आपका फंक्शन है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन और ये इलास्टिक किस्म की। इसमें अगर आपने ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाना है, ट्रेनिंग डेटा में आप चाहते हैं कि मेरे पास ये जिस तरह ये पर्पल पॉइंट्स आ गए थे जो वाकई मेरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको 2 और 3 और 4 और 5 और 9 ये सारे लिखने वाले बहुत सारे सैंपल्स अगर आप लाएंगे, तब एक ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क, फुली कनेक्टेड एमएलपी जो होता था, तब वो लर्न कर जाएगा। यानी इट्स नॉट जस्ट कि हिडन लेयर एक्सपोनेंशियली लार्ज होनी चाहिए, वो तो काफी बड़ी रखनी पड़ेगी हिडन लेयर, सिंगल हिडन लेयर, लेकिन आपको डेटा भी बहुत सारा यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, सो ये भी ज़हन में रखें कि ट्रेडिशनल फुली कनेक्टेड लेयर और ये तो will probably use a lots of examples, जबकि CNN, ये हम देख लेंगे कि CNN जो है ना वो नेचुरली ट्रांसलेशन की इनवेरियंस भी उसके अंदर होती है। यानी आप मुझे ट्रांसलेट करके ना दिखाएं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स, आप मुझे एक ही जगह पे दिखा दें, मैं सीख जाऊंगा। यानी टेस्टिंग टाइम पे आप मुझे ट्रांसलेट हुआ 2 दिखा दें, मैं कर लूंगा डिटेक्ट। आप मुझे स्केल हुआ कर लें, दिखा दें 2, मैं कर लूंगा डिटेक्ट। थोड़ा सा रोटेशन करके दिखा दें, मैं कर लूँ। रोटेशन में थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर डिजिट 8 है आपके पास, उसको अगर मैं रोटेट कर दूं 90 डिग्री, तो वो तो इन्फिनिटी का सिंबल बन जाएगा। इसको तो आप 8, कोई भी 8 नहीं कहता इसको। इस तरह 7 है, 7 को मैं 90 डिग्री कर दूं, इसको तो कोई भी 7 नहीं कहता, ये तो कोई टिक मार्क है लेफ्ट हैंडेड इंसान का। तो इसे स्मॉल रोटेशंस तक, स्मॉल रोटेशंस जो है इसको CNN हैंडल कर लेता है। और इसी तरह ये जो हल्की सी डिफॉर्मेशंस हैं, तो इफ़ यू लर्न स्पेशली इमेजेस के साथ, इफ़ यू लर्न थ्रू अ CNN, तो यू नीड टू यूज़ अ लॉट लेस डेटा। ठीक है। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क है, ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क फुली कनेक्टेड, ये जब आप इमेजेस पे अप्लाई करते हैं, तो मैंने कहा था ये वेक्टराइज्ड इनपुट पे काम करता है, जो और वो इमेजेस के अंदर एक लोकल कोरिलेशन होती है। यानी ये वाला पिक्सल जो है ये इन वाले पिक्सल्स से जुड़ा हुआ होता है। यानी इन सारों के साथ अपने इर्द गिर्द जो इसके 8 पिक्सल्स है ना, इसकी इंटेंसिटी, इस पिक्सल की वैल्यू, इसकी इंटेंसिटी अपने इर्द गिर्द के 8 पिक्सल्स की इंटेंसिटी से कोरिलेटेड होती है, उसके जैसी ही होती है। इमेजेस आर नॉट फुल ऑफ नॉइज, इमेजेस में एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं एक चेहरे की तस्वीर खींचता हूं, तो अगर कोई स्किन का पिक्सल है तो उसके इर्द गिर्द भी स्किन के पिक्सल्स होते हैं। कोई आंख का पिक्सल है, उसके इर्द गिर्द भी आंख के पिक्सल्स होते हैं। कोई तस्वीर है जिसके अंदर दरख्त हैं, तो दरख्त का पिक्सल के इर्द गिर्द भी दरख्त वाले पिक्सल ही होंगे। समुंदर के पिक्सल के इर्द गिर्द भी। तो देयर इज अ लोकल कोरिलेशन प्रॉपर्टी इन इमेजेस। और जो नियर बाय पिक्सल्स होते हैं, दे आर मोर स्ट्रांगली कोरिलेटेड देन पिक्सल्स दैट आर फार अपार्ट। ठीक है। और CNN जो है वो इस लोकल कोरिलेशन को यूज करता है। और CNN की जो एक बहुत ही फेवरेबल चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो शुरू के फिल्टर्स लर्न हुए होते हैं, लेट्स से वो जो शुरू में हमने लर्न किए थे F1 से लेट्स से F6 तक, जब आप इमेजेस पे ट्राई करते हैं ना, तो शुरू के जो फिल्टर लर्न होते हैं वो अक्सर ग्रेडियंट्स कंप्यूट करने वाले फिल्टर्स होते हैं। और जो आगे वाले फिल्टर्स होते हैं, लेट्स से F1 से F12, लेकिन ये अगली लेयर है, सो लेट्स कॉल इट 2। ये फिल्टर्स जरा सा हाई लेवल काम कर रहे होते हैं, ये एजेस निकाल रहे होते हैं। ये वाले फिल्टर्स और हाई लेवल काम कर रहे होते हैं, ये लाइंस डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है।
और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ह्यूमन बीइंग्स, हमारे जो विजुअल सिस्टम है वो भी ऐसे ही चलता है। हमारे विजुअल सिस्टम में जो आंखों से जो सिग्नल्स आते हैं वो शुरू में जिन न्यूरॉन्स के पास जाते हैं वो न्यूरॉन्स ग्रेडियंट्स ही कंप्यूट करते हैं, चेंजेस इन कलर, और उनका रिजल्ट जिन न्यूरॉन्स को फीड होता है हमारे ब्रेन में वो एजेस ही डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और उनका रिजल्ट आगे हायर न्यूरॉन्स को फीड होता है, और इस तरह से ये हायर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। एंड पे जाके कहीं हम कहते हैं अच्छा ये आई डोंट नो किसी बंदे का नाम ले लेते हैं कि ये मैं इसको देख रहा हूँ, या ये बिल्ली थी, ठीक है, या ये पंखा था, एंड सो ऑन। तो ये हायर लेवल डिसीजंस एंड पे निकलते हैं। पहले आप इनपुट के कोई फीचर्स और फिर उनके फीचर्स और उनके फीचर्स और उनके फीचर्स निकालते हैं और फिर एंड पे डिसीजन देता है आपका जहन। CNNs भी इसी तरह ही कर रहे होते हैं। और एक और फ़र्क जो न्यूरल नेटवर्क और CNN में होता है, शायद आप लोगों ने अब गेस कर ही लिया होगा। न्यूरल नेटवर्क का एक न्यूरॉन इसकी ये पीछे इनपुट में सारे न्यूरॉन्स को देख रहा होता है, और हर न्यूरॉन को देखने के इसके अपने कोई 5, मतलब इधर 5 न्यूरॉन है, 5 वेट्स हैं। जो सेकंड न्यूरॉन है आउटपुट लेयर में, इसके ये भी सबको देख रहा है और इसके भी 5 वेट्स हैं, लेकिन ये फर्क है, पहले न्यूरॉन के अपने वेट्स हैं, दूसरे न्यूरॉन के अपने वेट्स हैं। CNN में ऐसा नहीं है। CNN में जौन से वेट्स इस पहले न्यूरॉन के थे एग्जैक्टली वही वेट्स इस न्यूरॉन के हैं, वेट्स शेयर्ड हैं। असल में वेट्स तो सिर्फ उस फिल्टर के अंदर ही है ना, वो फिल्टर की कॉन्वोल्यूशन होते होते ये न्यूरॉन्स बनते जा रहे हैं। तो ये ग्रीन वाले वेट से अपने पहले न्यूरॉन को देखता है, और फिर ये आई डोंट नो ऑरेंज कह देते हैं, या ब्राउन वाले न्यूरॉन से वेट से तीसरे न्यूरॉन को देखता है। ये भी ऐसे ही करता है, ग्रीन वाले से अपने पहले को देखता है, ब्राउन से अपने तीसरे को देखता है, एंड सो ऑन। सो CNNs में वेट्स शेयर्ड होते हैं, यानी बहुत कम वेट्स होते हैं, और लेकिन फुली कनेक्टेड नहीं होते। ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क फुली कनेक्टेड होता है, इसे कहते हैं ग्लोबल रिसेप्टिव फील्ड, ठीक है। यानी वन न्यूरॉन रिसीव्स इनपुट ग्लोबली, this one neuron receives input globally from the whole previous layer. लेकिन CNNs are locally connected. CNN का जो न्यूरॉन है it receives input from a local region of the input layer या input image. तो इनकी local receptive field है। आप कह सकते हैं कि ये sparsely connected होते हैं, ये fully connected नहीं होते, पीछे सबके साथ कनेक्ट नहीं होते। तो और जो कनेक्शन है वो भी शेयर्ड है, यानी एक तो कनेक्शंस हैं ही कम, और फिर वो जो कनेक्शंस पे वेट्स पड़े हैं वो शेयर्ड है। तो यहां इसके अंदर टोटल 10 वेट्स हैं, 10 पैरामीटर्स। इनफैक्ट हर न्यूरॉन का एक बायस भी होगा, सो 10 + 2 12 पैरामीटर्स यहां पे नजर आ रहे हैं, और यहां पे 3 वेट्स हैं जो कि शेयर्ड हैं, और एक बायस है वो भी शेयर्ड है। हर न्यूरॉन का बायस वो भी शेयर्ड है, पैरामीटर ही है एक। सो इस पे टोटल 4 पैरामीटर्स हैं। सो CNNs के अंदर द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज रियली स्मॉल। और कम पैरामीटर्स होने का फायदा क्या है, कोई बता सकता है? Less learning. हमारे में पूरी लेयर बने तो कम बनेगी। मैं समझ नहीं पाया, पर ओके। सो पैरामीटर्स कम होने का एक फायदा ये है कि ओवरफिटिंग से आप बचते हैं। जितने ज्यादा पैरामीटर्स हैं उतना पावरफुल आपका मॉडल है, उतना ओवरफिट करने का चांस है। पैरामीटर्स अगर कम हो गए तो ओवरफिटिंग का चांस भी कम हो गया। सॉर्ट ऑफ बिल्ट इन रेगुलराइजेशन है इसके अंदर, बिल्ट इन पैरामीटर्स हैं ही कम, ठीक है। तो ओवरफिटिंग का चांस सर ये उल्टी साइड पे भी जा रहा होगा, 22 की तरफ भी तो जा रहा होगा। 22 की तरफ क्या जा रहा होगा? 22 ओ अंडर फिटिंग, जी जी अंडर फिटिंग की तरफ जा सकता है बिल्कुल। और अगर अंडर फिटिंग की तरफ जा रहा है तो आप अपने न्यूरॉन्स बढ़ा दें। पॉइंट इज के ये जितना ओवरफिटिंग की तरफ एक ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क जाएगा उतना CNN उसकी तरफ नहीं जाएगा, ये है पॉइंट। अगर अंडर फिटिंग की तरफ अगर जा रहा है तो आप बढ़ा दें।
थोड़े से और न्यूरॉन्स रख लें। इसकी एग्जांपल वैसे देख लेते हैं ताकि आपको ये CNN के साइज और इसके नंबर ऑफ वेट्स से डील करना आ जाए। लेट्स से आपके पास 100 न्यूरॉन्स हैं। लेट्स से यू हैव 100 न्यूरॉन्स एंड they are placed in a 10 by 10 array. And let's say कि ये जो न्यूरॉन्स थे 100 न्यूरॉन्स, every neuron is getting input from a 5 by 5 patch of neurons in the previous layer. यानी पिछली लेयर में जब ये न्यूरॉन देखते हैं तो हर न्यूरॉन अपने पीछे एक 5 by 5 पैच को देखता है, यानी उसकी रिसेप्टिव फील्ड इट्स 5 by 5 रिसेप्टिव फील्ड। लेकिन इसका मतलब है कि अगर पीछे 5 by 5 न्यूरॉन्स यानी 25 पिछले न्यूरॉन्स को देख रहा है, लेकिन हर एक का बायस भी तो होगा। सो हर न्यूरॉन के जो वेट्स हैं वो होंगे 5 by 5 प्लस 1 वेट फॉर द बायस, सो 26 वेट्स, और ये शेयर्ड होंगे। ऑल 100 न्यूरॉन्स इन दिस लेयर विल हैव द सेम 26 वेट्स, ठीक है। और अगर आप डिटेक्टर के तौर पे देखें तो ऑल 100 न्यूरॉन्स विल डिटेक्ट द सेम 5 by 5 पैटर्न, क्योंकि उनके वेट सेम है। लेकिन ये न्यूरॉन्स डिफरेंट लोकेशंस पे देख रहे हैं, तो वो जो भी 5 by 5 पैटर्न है वेट्स का, वो किसी भी लोकेशन पे आ जाए प्रीवियस लेयर में, तो इनमें से कोई ना कोई न्यूरॉन उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंस हो गई। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ एक 5 by 5 होता सेट ऑफ वेट्स, तो मैं कोई एक किस्म के किसी एक किस्म के फीचर्स डिटेक्ट कर सकता था। सो लेट मी कॉल दिस डिटेक्टर 1। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल 5 by 5 के इस तरह वेट्स हैं, तो अगर दूसरा है तो वो दूसरी किस्म का डिटेक्टर होगा, एंड सो ऑन। तो मेरे पास कई डिटेक्टर आ सकते हैं इस तरह के, कई मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर होंगे, ठीक है। तो ये जिसको भी हम मास्क या फिल्टर या कॉन्वोल्यूशनल कर्नल कहते हैं, इट्स अ डिटेक्टर। जितने ये फिल्टर्स होंगे उतने ही आपके पास डिटेक्टर्स होंगे। ओके, फिर हमने सब सैम्पलिंग लेयर देखी थी। सब सैम्पलिंग लेयर में तो आप जो सिंपलेस्ट सब सैम्पलिंग लेयर है वो इसको पूलिंग लेयर भी कहते हैं बाय द वे, और ये स्पेशल डिमेंशंस कम कर देता है प्रीवियस लेयर की। और सब सिंपलेस्ट जो है सब सैम्पलिंग का प्रोसीजर वो ये है कि अगर आपके पास n by n न्यूरॉन है तो हर दूसरा फेंक दें, हर दूसरा न्यूरॉन आप फेंक दें, तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो n by 2 न्यूरॉन्स का आ जाएगा। और इसमें कोई वेट्स नहीं होते। सब सैम्पलिंग लेयर कोई वेट्स वाली लेयर नहीं है, इसमें कुछ लर्न नहीं करना, इट्स जस्ट द प्रोसीजर, ठीक है। देयर आर नो वेट्स हियर। इससे फ़ायदा ये है कि अगर आपकी जो भी आपकी डिमेंशंस रिड्यूस हो गई हैं, पहले अगर आप n by n थे तो अब आप 1/4 ऑफ दैट साइज रह जाएंगे, ठीक है। इधर भी n by 2 और इधर भी n by 2, तो आपके पास कम पिक्सल्स रह गए हैं, कम कंप्यूटेशंस होंगी सब्सिक्वेंट लेयर्स में, ठीक है। और अगर ये पिक्सल्स कम रह गए तो जो अगली कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, वो उनमें जो कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो भी तो कम जगहों पे होना है। कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन कम जगहों पे होना है, और एंड देयरफॉर आपके जो सब्सिक्वेंट लेयर्स हैं उनमें भी जो वेट्स आपको चाहिए वो भी कम हो जाते हैं, स्पेशली इन द फाइनल लेयर्स, क्योंकि
फाइनल जो फुली कनेक्टेड लेयर्स आप बनाते हैं उनमें अब कम न्यूरॉन्स फीड हो रहे हैं. सो व्हेन यू हैव फ्यूअर नंबर ऑफ वेट्स दिस रिड्यूसेस ओवरफिटिंग. ठीक है. सो इसमें एक सॉर्ट ऑफ रेगुलराइजेशन भी ऑटोमेटिक हो रही है. यानी ऑफ कोर्स आप खुद एक्स्ट्रा रेगुलराइजेशन करेंगे, पर एक बिल्ट इन भी है कि आप पैरामीटर्स को कम से कम रख रहे हैं. द मोस्ट कॉमन इज ये उसको 1/4 कर देना. दैट्स द मोस्ट कॉमन वे ऑफ सबसैम्पलिंग. ठीक है. ओके. और कुछ ऑप्शंस में आपको यहाँ पे इस स्लाइड में नज़र आ रही होंगी कि यहाँ मैं सिर्फ चार तरीके सब सैम्पलिंग के बता रहा हूँ. एक तो ये है कि स्टैंडर्ड डाउन सैम्पलिंग, कि हर दूसरा पिक्सल उठा लें आप. और तो हर दूसरे का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि ये जो मुझे कलर का नाम नहीं आ रहा, लेट्स कॉल इट रेड. ये जो रेड 4 पिक्सल्स हैं, इनमें से कोई एक उठाना है. कौन सा? ये पहले वाला. ठीक है. फिर ये ग्रीन में से ये 2 उठा लिया, इधर से 3 उठा लिया, इधर से 1 उठा लिया. सो टॉप लेफ्ट उठाई जा रहा हूँ. ठीक है. आप कोई भी उठा सकते थे, कोई ना कोई फैसला करना था. एक फैसला हम ये करते हैं कि हम टॉप लेफ्ट वाला उठाए जा रहे हैं. ठीक है. नॉन ओवरलैपिंग 2x2 पैचेस में से टॉप लेफ्ट उठाए जा रहे हैं. और तरीका ये हो सकता था कि आप इन चारों की एवरेज, यानी वाई शुड 3 पिक्सल्स लूज एंड 1 पिक्सल विन. तो दूसरी ऑप्शन है कि आप इनकी एवरेज ले लें. दिस इज कॉल्ड एवरेज पूलिंग या मीन पूलिंग. फिर एक तरीका है मैक्स पूलिंग. दिस इज द मोस्ट कॉमन वन, मैक्स पूलिंग, कि आप इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू उठा लें. सो मैक्स पूलिंग अगर आप करेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा. और ये एग्जांपल मैक्स पूलिंग की है, यहाँ पे 6 पड़ा है. 2 4 7 8, इनमें 8 आ जाएगा, इनमें से मैक्स 3 आ जाएगा, और इनमें से मैक्स 4 आ जाएगा. सो ये मैक्स पूलिंग अगर आप करें तो इस तरह से कर सकते हैं. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोकेस्टिक पूलिंग, कि इन 4 में से कोई भी रैंडमली उठा लें. यानी अगर ये 4 नंबर्स हैं तो 1 से लेकर 4 तक रैंडम नंबर्स जनरेट करें, इंटीजर्स, और जौन सा नंबर आ जाता है वो वाला पिक्सल उठा लें. ठीक है. ओके. और इसमें और भी वेरिएशंस होती हैं. जनरली मैक्स पूलिंग यूज़ की जाती है, और जनरली मैक्स पूलिंग में जिसको आप अगर रिसेप्टिव फील्ड कह लें तो वो 2x2 होती है. यानी 2x2 रीजन्स ही आप यूज़ करते हैं, और वो ओवरलैपिंग नहीं होते. यानी एक 2x2 रीजन में जब आपने कर लिया पूल, अब यू मूव टू द नेक्स्ट 2x2 रीजन. इनमें कोई ओवरलैप नहीं होगा. यानी ये 1 2 6 7 वाला जो रीजन बनता है, 1 2 6 7 वाला, इसमें आप इधर से आप नहीं कुछ उठा रहे होंगे. रेड की अलहदा, ग्रीन की अलहदा, येलो की अलहदा, ब्लू की अलहदा. ऑलराइट. और ये अगर जिस तरह से हमने पूलिंग की है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/4 हम डेटा रख लेते हैं, 75% ऑफ डेटा डिस्कार्ड कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि आपकी रिसेप्टिव फील्ड 2x2 थी, और आपकी स्ट्राइड 2 न्यूरॉन्स की थी. आपने अपनी रेसिटेशन में स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगला न्यूरॉन कितनी इनपुट को कितनी दूर जाके देख रहा है. और ये जो कन्फिगरेशन है 2x2 रिसेप्टिव फील्ड्स, स्ट्राइड ऑफ 2 न्यूरॉन्स, जो कि पिछली स्लाइड पे थी, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज कन्फिगरेशन. ठीक है. और दूसरी ऑप्शंस एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन आप ये नोट करें कि अगर आप अपनी रिसेप्टिव फील्ड बढ़ा दें या 2 न्यूरॉन्स स्ट्राइड बढ़ा दें, तो आप अभी जो 75% डेटा डिस्कार्ड कर रहे हैं, फिर तो आप बहुत ज़्यादा डेटा डिस्कार्ड कर देंगे. यानी इस मिनिमम किस्म की पूलिंग जो है, ये ही 75% डेटा डिस्कार्ड कर रही है. इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. और यू माइट नोटिस कि
ये जो सब सैम्पलिंग लेयर हम करते हैं, एक्सप्लिसिट सब सैम्पलिंग, आप ये स्किप कर सकते हैं अगर आपने कॉन्वोल्यूशन की लेयर में, आपने तो अपना मास्क हर जगह रखा था ना, मास्क पहले यहाँ रखा, फिर मास्क को 1 पिक्सल आगे यहाँ पे रखा, फिर मास्क को 1 पिक्सल आगे यहाँ पे रखा, एंड सो ऑन। यानी आप हर पिक्सल पे मास्क प्लेस करी जा रहे थे। लेकिन अगर आप अपनी कॉन्वोल्यूशन का मास्क रखने की जो स्ट्राइड है वो अगर 1 से बड़ी कर दें, तो तब भी मतलब पहली दफ़ा मास्क अगर इधर रखा है, अगली दफ़ा मास्क 2 स्टेप आगे रखती है, अगली दफ़ा मास्क 2 स्टेप आगे रखती है। तो इससे ये होगा कि आप दूर दूर इसको रख रहे होंगे और आपका जो रिज़ल्ट है वो सब सैम्पल्ड ही आएगा। अगर ये n/n का रिज़ल्ट आना था तो ये n/2 का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सब सैम्पलिंग हो जाएगी अगर आप कॉन्वोल्यूशन की लेयर में स्ट्राइड ग्रेटर देन 1 रखते हैं। सो दैट्स ऑल्सो वन वे ऑफ सब सैम्पलिंग। ये तो चलें कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं और आपने अपनी रेसिटेशन में भी ये कॉम्पिटिशन्स की होंगी, देखी होंगी कि लेयर्स के साइजेस किस तरह आपने डिटर्मिन करने हैं। ये स्पेशली व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स, और अगर आपने नंबर ऑफ पैरामीटर्स अपने कंप्यूट करने हैं, नंबर ऑफ वेट्स कंप्यूट करने हैं, तो इस तरह की यू नीड टू नो हाउ टू डू दीज कॉम्पिटिशन्स। जो फाइनल फुली कनेक्टेड लेयर है, फाइनल तो नहीं, पर ये सारे काम करने के बाद आप बस वो फ्लैटनिंग करते हैं, इसको फ्लैटनिंग भी कहते हैं, वेक्टराइजेशन भी कहते हैं, जो आप ऊपर नीचे न्यूरॉन्स को रख देते हैं और उसको किसी स्टैंडर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में फीड कर देते हैं। और जो भी आपकी लास्ट लेयर है, एब्सोल्यूट लास्ट लेयर, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन की जो लास्ट होगी, वो तो बस डिपेंड करता है कि आपकी आपकी प्रॉब्लम में आउटपुट साइज क्या था, उतने न्यूरॉन होंगे उसमें, ठीक है। और उनके एक्टिवेशन फंक्शन भी वो आपकी प्रॉब्लम क्या है वो उससे डिटर्मिन हो रहा होगा। अगर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है तो एक्टिवेशन फंक्शंस आइडेंटिटी होंगे। अगर 2 क्लास क्लासिफिकेशन है तो एक आउटपुट न्यूरॉन होगा, उसमें एक सिग्मॉइड, लॉजिस्टिक सिग्मॉइड लगा होगा ताकि प्रोबेबिलिटी आ सके। अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो वहाँ पे जितनी क्लासेस हैं उतने न्यूरॉन्स लगे होंगे, लेकिन उन पे सॉफ्ट मैक्स लगा होगा ताकि अगेन मल्टी क्लास प्रोबेबिलिटीज आ सके, एंड सो ऑन। लेकिन आप ये देखेंगे जो भी आपने फ्लैटनिंग की थी, उसने आपकी जो भी इनपुट इमेज थी, वो फ्लैटेंड लेयर जो है, लेट्स कॉल इट सम फाई ऑफ आई, कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन थी इमेज की, और वो इनकोडिंग इमेज की जो है वो आपने एक MLP में दे दी थी, जिसने फिर अपने वेट्स लर्न किए टू क्लासिफाई या रिग्रेस दिस ट्रांसफॉर्मेशन फाई ऑफ आई, ठीक है। सो यू शुड व्यू दिस एज a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर इनपुट। सिमिलरली कि आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जो इमेज आपके पास थी उसकी जो शुरू में रिप्रेजेंटेशंस थी, ये भी तो इमेज की कोई रिप्रेजेंटेशन थी, और इससे आपने कुछ और सब सैंपल छोटे रिजल्ट बनाए। ये भी इमेज की कोई रिप्रेजेंटेशन थी, और अब जितना भी चलते गए इधर जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस थी ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस थी। ये वो फाइनल फाई ऑफ आई आने से पहले जो आपने फ्लैटनिंग की थी, न्यूरॉन्स को ऊपर नीचे रख दिया था ऐसे करके। इसको हम फाई ऑफ आई कह रहे हैं कि फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इस सब कुछ होने से पहले जितनी भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं इमेज की, ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस हैं इनपुट इमेज की, ठीक है। और CNNs में एक कन्वीनियंट चीज़ ये है कि ये जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं इमेज की, दे आर समटाइम्स वेरी intuitive representations, not intuitive representations, but
जिस तरह से हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हमारा विजुअल सिस्टम जैसे बिहेव करता है कि हमारे विजुअल सिस्टम में न्यूरॉन्स इसी तरह कुछ लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। यानी जब आप किसी चीज़ को जब देखते हैं तो सबसे पहले कोई लेयर ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, कोई एक लेयर ऑफ न्यूरॉन है जो इमेज को, आपकी देखी हुई इमेज को ट्रांसफॉर्म कर देती है इस तरह की चीज़ों में। और ये इफ़ यू नोटिस कि ये एजेस और कुछ कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी शुरू के न्यूरॉन्स जो हैं वो फायर कर रहे हैं जब वो कुछ एजेस देखते हैं या कलर्स देखते हैं, लेकिन बड़ा ही रफ सा व्यू है ये जो फीचर्स निकले हैं इमेज के, ये फीड होते हैं अगली लेयर ऑफ न्यूरॉन्स में। और वो जो अगली लेयर ऑफ न्यूरॉन्स है वो ज़रा से हायर लेवल फीचर्स निकाल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी कि ये मे बी कोई राउंड सी चीज़ है, यानी मे बी टायर की तरह की चीज़ पे ये वाला न्यूरॉन फायर करता है। और इस तरह कई न्यूरॉन्स इधर होंगे जो टायर की तरह या राउंड चीज़ पे फायर करते हैं। ठीक है, ये कोई न्यूरॉन है जो मे बी गाड़ी की ग्रिल होती है, ग्रिल सा पैटर्न, उस पर फायर कर होता है। और इवन हायर लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स, यानी इवन इन आवर बायोलॉजिकल विजुअल सिस्टम, वहाँ भी ऐसे ही है कि आपके पास एक लेयर लो लेवल फीचर्स निकालती है इनपुट के, फिर वो फीड होते हैं कुछ और न्यूरॉन्स में, वो हायर लेवल फीचर्स पे फायर कर रहे होते हैं या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इमेज के, और वो और आगे फीड होती है उनकी आउटपुट, और वो इवन हायर लेवल फीचर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अगले न्यूरॉन्स। यानी कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं कि जो ये बता दे कि अच्छा ये मेरी गाड़ी है। ये देखें, ये न्यूरॉन तो बिल्कुल एक गाड़ी का जो फ्रंट लेफ्ट टायर है उस पे फायर कर रहा है, और वो भी अगर इस जगह पे नज़र आए। ठीक है, और कई हैं जो बिल्कुल व्हील्स और व्हील के रिम और इस किस्म की चीज़ों पे फायर कर रहे हैं। सो इट्स फैसिनेटिंग टू सी के CNN उसी तरह की लर्निंग कर रहा होता है जिस तरह की ह्यूमंस लर्निंग कर रहे होते हैं, which is fascinating and which is pleasing, but ये कोई, we should not buy into it too much, as in who cares कि ये ह्यूमंस की तरह लर्न कर रहा होता है। हमारा एंड रिजल्ट तो ये है कि मेरे पास जब भी कोई आप मुझे इनपुट देते हैं, मुझे आपने कहा कि इसका टारगेट ये होना चाहिए, ऑल आई शुड बी इंटरेस्टेड इन इज़ के अच्छा आपके नेटवर्क ने जब वाई दिया है तो वो वाई इस टारगेट से मैच करता है कि नहीं करता। दैट्स माई एंड गोल। ठीक है, अब वो वाई टारगेट से मैच करने के लिए क्या ये इंटरमीडिएट फीचर्स ऐसे बनाता है जो इंसानों की तरह के होते हैं? अगर बनाता है गुड, वेरी नाइस, पर अगर नहीं बनाता, अगर ये किसी और तरीके से आउटपुट किसी और तरीके से जो ह्यूमंस इंटरप्रेट नहीं कर पाते, जो ह्यूमंस के तरह का तरीका नहीं होता, अगर उस तरह से भी कर लेता है, दैट्स ऑल्सो फाइन फॉर मी। ठीक है, ओके, तो ये तो था CNN, और CNN की बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। हमने तो बिल्कुल वनीला CNN देखा है, इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, दे हैव बिकम रियली सोफिस्टिकेटेड। लेकिन इसके लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए, तो हम इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर में CNN की वेरिएशंस करेंगे।